गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 15 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कितना भोजन कैसा भोजन। बच्चों सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक की बटन दबा दीजिए और बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं बच्चों, ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर समय पर मिल जाए। और जो भी वीडियो आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। जितने भी चैप्टर अभी तक हम पढ़ चुके हैं बच्चों, सभी यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, तो आप लोग सर्च करके पढ़ सकते हैं। बच्चों आज हमें इस वीडियो में 15.3 खाद्य पदार्थों की जांच के बारे में पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थों की जांच कैसे की जाती है, उनमें कौन कौन से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। खाद्य पदार्थों की जांच हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं बच्चों कैसे की जाती है खाद्य पदार्थों की जांच। नीचे परीक्षण करने के तरीके दिए गए हैं, आप स्वयं यह पता कर सकते हैं कि खाने की किस चीज़ में कौन सा पोषक पदार्थ है ना। यानी कि कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं बच्चों खाने की चीज़ों में। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, है ना, विटामिन, ये सभी होते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे बच्चों कि कौन से खाने की चीज़ में कौन से पदार्थ हैं, पोषक पदार्थ हैं। तो ये हम परीक्षण करेंगे। तो आइए देखते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। तो आइए सबसे पहले उन रसायनों को बनाएं जिनसे हम परीक्षण करेंगे, है ना। जिनसे हम परीक्षण करेंगे उन रसायनों को हमें क्या करना है, तैयार करना है। तो आइए पहले देखते हैं कैसे बनाया जाता है परीक्षण करने के लिए। आयोडीन का घोल, है ना। तो हम देखेंगे सबसे पहले आयोडीन का घोल कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और इस आयोडीन के घोल से हम ये पता कर सकते हैं कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है ना। तो आइए देखते हैं, जब किसी को चोट लग जाती है तब उस पर टिंचर आयोडीन लगाए जाते हैं, है ना, यानी कि लगाते हैं। आप लोग टिंचर आयोडीन का नाम सुने हैं बच्चों, है ना। यह एक दवाई है, ठीक है। यह दवाई की दुकान में या फिर अस्पताल में आसानी से मिल जाती है। एक परखनली या छोटी साफ शीशी में टिंचर आयोडीन की 10 बूंदें डालिए। इसमें इतना पानी मिलाएं कि हल्का पीला घोल बन जाए। इसकी बूंदें डालने के लिए एक साफ ड्रॉपर रख लीजिए, है ना। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, एक साफ शीशी लेना है या फिर परखनली लेना है, ठीक है। उसमें हमें टिंचर आयोडीन की 10 बूंदें डालना है और उस टिंचर आयोडीन जिस परखनली या फिर शीशी में हम डाले हैं, है ना, तो उसमें हमें और क्या डालना है, पानी मिलाना है। पानी डालेंगे और इतना पानी डालेंगे कि सिर्फ वो कलर कितना चेंज हो, हल्का पीला घोल बस बने, इतना पानी हमें डालना है, ठीक है बच्चों। और साथ ही हमें क्या रखना है, साफ ड्रॉपर रखना है। सभी को पता है बच्चों ड्रॉपर किसे कहा जाता है, जो छोटे बच्चों को सिरप पिलाई जाती है ना। तो उनको किस प्रकार से सिरप पिलाई जाती है, किससे पिलाई जाती है, ड्रॉपर की सहायता से पिलाई जाती है छोटे बच्चों को। तो उसी प्रकार से हमें ड्रॉपर रखना है ना। पर वो ड्रॉपर साफ होना चाहिए। अब देखते हैं, हमारा ये आयोडीन का घोल तो तैयार हो गया है। अब हमें बनाना है नीले थोथे का घोल। बच्चों नीले थोथे का घोल को कॉपर सल्फेट कहा जाता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। एक साफ परखनली या छोटी शीशी में 2 ग्राम नीला थोथा डालकर उसमें 100 मिलीलीटर पानी डालिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ भी हमें एक परखनली लेना है, या फिर परखनली नहीं है तो आप लोग छोटी शीशी ले सकते हैं। और छोटी शीशी में क्या करना है, हमें 2 ग्राम नीला थोथा लेना है, यानी कि 2 ग्राम कॉपर सल्फेट लेंगे। और कॉपर सल्फेट को डालकर उसमें कितना, 100 मिलीमीटर यानी कि 100 मिलीलीटर पानी डालिए, ठीक है। तो 100 मिलीलीटर हमें पानी डालना है, किसमें, जिस शीशी में हम नीला थोथा मिलाए हैं, डाले हैं। इसे तब तक हिलाइए जब तक नीला थोथा पूरी तरह घुल ना जाए, है ना। तो हम 100 मिलीलीटर जो पानी लिए हैं बच्चों, किस में लिए हैं, छोटी सी शीशी में लिए हैं या फिर परखनली में। तो उसमें 100 मिलीलीटर पानी में हमें क्या मिलाना है, नीला थोथा, या फिर नीला थोथा में पानी मिलाइए। और उसको क्या करेंगे, हमें हिलाना है ना। और कब तक हिलाना है, जब तक कि वो पूरी तरह से घुल ना जाए, तब तक हमें हिलाते रहना है। इसके लिए भी एक अलग ड्रॉपर की ज़रूरत होगी,
इसलिए हमें एक अलग ड्रॉपर और भी रखना है जो साफ़ रखना है ना। हमें यहाँ पर बच्चों एक ही ड्रॉपर नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है एक ड्रॉपर से हम आयोडीन का घोल लिए हैं, ठीक है, उसी ड्रॉपर से हम नीला थोथा लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं आता है। कहने का मतलब है जो रिजल्ट है हमारा वो नहीं मिलेगा जो हमें चाहिए होता है, ठीक है। इसलिए हमें अलग अलग ड्रॉपर लेना है, अलग अलग ड्रॉपर से हमारा रिजल्ट है वो सही आएगा, और अगर हम एक ही ड्रॉपर यूज करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हमें ड्रॉपर अलग अलग लेना है, अलग अलग रखना है। अब हम देखते हैं कास्टिक सोडे का घोल, किस प्रकार से कास्टिक सोडे का घोल बनाना है। आप सभी जानते हैं कास्टिक सोडा को NaOH बोला जाता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्षार होता है। आप सभी जानते हैं बच्चों क्षार और अम्ल को कैसे पहचाना जाता है, जो उनका pH मान होता है ना, 7 से जितना भी pH मान जिसका कम होता है वो अम्ल होता है, एसिड होता है, और जो 7 से ऊपर है ना, यानी कि 7 से 14 के बीच में जिसका pH मान होता है वो हमेशा क्षार कहलाता है। तो इसका pH मान 7 से अधिक है बच्चों। और आप जानते हैं जिनका 7 होता है वो उदासीन होता है, जिसका pH मान 7 होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर NaOH जो है वो क्षार है कास्टिक सोडे का घोल। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से कास्टिक सोडे का घोल बनाया जाता है। एक थोड़ी बड़ी शीशी में, है ना, यानी कि हमें एक शीशी लेना है, वो थोड़ी बड़ी लेना है, और उसमें हमें कितना कास्टिक सोडा लेना है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेना है। और कास्टिक सोडा लेकर उसमें 100 मिलीलीटर यानी कि 100 मिलीलीटर पानी डालकर अच्छी तरह हिलाइए। इस घोल के लिए एक तीसरा ड्रॉपर लेना होगा, है ना, इसके लिए भी हम अलग ड्रॉपर रखेंगे। इसके बाद सारणी 15.2 में लिखे हुए पदार्थों को इकट्ठा करें। इन सब चीज़ों की थोड़ी थोड़ी मात्रा को एक थाली या प्लास्टिक की बड़ी प्लेट में इस तरह रखें कि वे एक दूसरे से ना मिल जाए। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पदार्थों को इकट्ठा करेंगे और इन सभी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी मात्रा को हम क्या करेंगे, एक थाली या फिर प्लास्टिक की बड़ी प्लेट होगी वहाँ पर हम रखेंगे। इस तरह से रखेंगे कि वे एक दूसरे से ना मिल पाए, है ना। और घी की जगह आप तेल भी ले सकते हैं, यदि घी नहीं है तो आप तेल भी ले सकते हैं। दूध और तेल जैसे पदार्थ प्लेट में तो आएंगे ही नहीं, है ना। दूध हो गया, तेल हो गया, ये सब तो क्या होता है, हम जिस भी पात्र में डालते हैं वो उसी पात्र का आकार में वो ढल जाता है, यानी कि वो घेर लेता है, या फिर हम जिस पात्र में लेते हैं जितना बड़ा पात्र होता है वो उसी आकार में ढल जाता है। इसलिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए अलग प्लेट या फिर अलग कटोरी वगैरह लेना होता है। कटोरी यानी कि बाउल, है ना, बाउल ले सकते हैं आप लोग, और उस बाउल में आप लोग रख सकते हैं तेल या फिर दूध। और फिर क्या करेंगे, इन्हें परख नलियों या छोटी शीशियों में रखना होगा, है ना, या फिर आप परख नली या फिर छोटी शीशी भी ले सकते हैं। अब परीक्षण शुरू करते हैं, है ना। अब हम परीक्षण करना शुरू करेंगे। हम कास्टिक सोडे का घोल बना लिए हैं बच्चों। कैसे बनाए हैं, पानी और पानी के साथ में हमें पानी कितना लेना है, 100 मिलीलीटर, और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाना है और घोल बना लेना है, ठीक है। अब हम 3 अलग अलग रखे हैं बच्चों, यानी कि हमें ड्रॉपर जो हम रखें साफ ड्रॉपर, उससे हमें क्या करना है, उन घोल को लेकर हमें खाद्य पदार्थों में डालकर टेस्ट करना है कि परीक्षण करना है कि कौन से पदार्थ का कलर कैसा आता है और उनमें क्या पाया जाता है। तो आइए देखते हैं, क्रियाकलाप 1 के द्वारा समझते हैं। क्रियाकलाप 1 में हम आवश्यक सामग्री में सारणी 15.2 में दिए गए भोज्य पदार्थ, कागज का टुकड़ा, परख नलियाँ, पानी, नीले थोथे का 2% घोल, कास्टिक सोडे का 10% घोल, आयोडीन विलयन, इनके आधार पर आप परीक्षण कर देखेंगे, है ना, यानी देखें। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख लिए हैं कि हमें क्या क्या लेना है, भोज्य पदार्थ लेना है, कागज़ का टुकड़ा आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो मूंगफली के दाने होते हैं, है ना, कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें हम कागज़ के द्वारा पता कर सकते हैं कि इनमें वसा होता है या नहीं होता है, इसलिए हम कागज़ का टुकड़ा भी आवश्यक सामग्री में लेंगे। परख नलिया लेना होगा, है ना, और पानी, नीले थोथे का
2% घोल हमें लेना पड़ेगा, जो बनाए हुए थे नीले तोते का घोल यानी कि कॉपर सल्फेट का घोल, है ना। और हमें घोल कितना लेना है, मात्र 2%। कास्टिक सोडे का 10% घोल हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। और आयोडीन विलयन लेना पड़ेगा, जो हम आयोडीन का घोल बनाए थे, ठीक है। इसके आधार पर ही हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे और परीक्षण करके देखेंगे कि किसी चीज़ में कोई पोषक पदार्थ है या नहीं। यदि ये पदार्थ उपस्थित हों तो उसके आगे सारणी 15.2 में देखिए यहाँ पर राइट का निशान यानी कि सही राइट का निशान, और यदि पोषक पदार्थ ना हो तो क्रॉस का निशान लगाएंगे, है ना, यानी कि गलत का निशान। तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से पदार्थ में पोषक तत्व पाया जा रहा है, कौन से पदार्थ में पोषक तत्व नहीं पाया जाता है। इसे हम सारणी में देखते हैं 15.2 में। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों वसा परीक्षण, है ना। वसा का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। जिस पदार्थ का परीक्षण करना है उसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर एक कागज के टुकड़े पर हल्के से रगड़िए, है ना। हमें क्या करना है, एक कागज का टुकड़ा लेना है और उस पदार्थ को थोड़ा सा कागज पर रगड़ के देखना है। फिर रगड़ने के बाद देखिए, यदि कागज चिकना और अल्प पारदर्शक हो जाए तो उस पदार्थ में वसा है ना। यदि कागज कैसा हो जाए, चिकना हो जाए, अल्प पारदर्शक हो जाए। आप सभी जानते हैं अल्प पारदर्शक यानी कि हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना। यानी कि हम जब कागज से देखते हैं तो हमें उस पार का चीज़ें भी दिखाई देता है, पर कैसा दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। तो इससे पता चल जाता है कि ये अल्प पारदर्शक कागज बन चुका है। तो कागज चिकना हो जाएगा, अल्प पारदर्शक हो जाए तो उस पदार्थ में क्या पाया जाता है, वसा, है ना, यानी कि उस पदार्थ में वसा है। मिट्टी का तेल, डीजल या मोम रगड़ने पर भी कागज पारदर्शक हो जाता है, किंतु ये खाने के पदार्थ नहीं है, इनमें वसा नहीं होती है। तो बच्चों जिसमें हम खाने के पदार्थ जो नहीं होते हैं उनमें वसा नहीं होता है। हालांकि क्या होता है, जो कागज़ होता है वो पारदर्शक हो जाता है। इन सभी को कागज़ पे रगड़ने से मिट्टी का तेल यदि कागज़ पर पड़ जाए तो कागज़ अल्प पारदर्शक हो जाते हैं। डीजल भी पड़ जाता है तो अल्प पारदर्शक हो जाते हैं। या फिर आप मोम जो होता है ना, तो उसे आप लोग कागज़ में रगड़ेंगे तो जो कागज़ है वो कैसा हो जाएगा, अल्प पारदर्शक हो जाएगा या पारदर्शक हो जाता है। मतलब उधर के वस्तु हम देख सकते हैं, उधर की चीज़ों को हम आसानी से देख सकते हैं। पर क्या होता है, ये खाने वाले पदार्थ नहीं होते हैं। जो मिट्टी का तेल है इसे नहीं खाया जाता है, डीजल है इसे नहीं खाया जाता है, मोम है इसे भी नहीं खाया जाता है। ये एक प्रकार का ईंधन है, आप सभी जानते हैं, ऊर्जा का स्रोत होता है, जिसको वाहनों में मिट्टी का तेल हो गया, है ना, ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। वाहन में भी यूज किया जाता है। डीजल का उपयोग किया जाता है वाहन के लिए। मोम का उपयोग भी ईंधन के रूप में किया जाता है ना। जैसे कि आप लोग मोम का यूज मोमबत्ती जो होता है, आप सभी जानते हैं मोमबत्ती जो मिलता है ना, उससे क्या होता है, यदि प्रकाश नहीं मिल पाती है ना, तो हमें प्रकाश की आवश्यकता में हम मोमबत्ती का यूज कर लेते हैं। पर ये क्या होता है बच्चों, ये खाने के पदार्थ नहीं है, इनमें वसा नहीं होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है। आप सभी जान गए कि वसा का परीक्षण किस प्रकार से किया जाता है, सभी इससे परिचित हो गए। अब हम देखते हैं प्रोटीन परीक्षण। प्रोटीन का किस प्रकार से परीक्षण करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि उस खाद्य पदार्थ है उसमें प्रोटीन पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। जिस पदार्थ का परीक्षण करना हो, है ना, उसकी 10 बूंद एक साफ परख नली में लीजिए, है ना। जिस चीज़ का भी हमें परीक्षण करना होता है उसमें उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 10 बूंद एक साफ परख नली में लेना है। क्या लेना है, जिस पदार्थ का परीक्षण करना हो, है ना, उसकी 10 बूंद एक साफ परख नली में लीजिए। यदि पदार्थ ठोस है तो उसकी थोड़ी सी मात्रा पीस कर परख नली में ले लीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो भी खाने वाला पदार्थ जो होता है वो यदि ठोस होता है तो हमें उसे पीस कर और परख नली में रख लेना है और उसमें 10 बूंद पानी डालकर अच्छी तरह हिलाइए। हम जब पानी से अच्छी तरह डालकर मिलाएंगे, है ना, 10 बूंद पानी
उसमें 10 बूंद पानी डालकर अच्छी तरह हिलाएंगे। तो देखिए इसमें नीले थोथे के 2% घोल की 2 बूंद और कास्टिक सोडे के 10% घोल की 10 बूंद डालकर अच्छी तरह हिलाइए। जामुनी या बैंगनी रंग हो जाने का मतलब है कि उसमें प्रोटीन है। तो बच्चों यहाँ पर प्रोटीन का परीक्षण किस प्रकार से किया जा रहा है आप सभी देख चुके हैं कि जो 2% नीले थोथे का यानी कि कॉपर सल्फेट के घोल को लेना है और कास्टिक सोडे का 10% घोल लेना है हमें, और उन्हें क्या करना है 10 बूंद डालकर अच्छी तरह हमें मिलाना है। और मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, जो खाद्य पदार्थ है उसमें हम यदि ठोस पदार्थ है तो उसको हम एक परख नली में ले लेंगे, है ना, और पानी उसमें मिलाएंगे और ये नीले थोथे और कास्टिक को मिलाएंगे। तो क्या होता है, यदि उस पदार्थ का जो रंग होता है वो जामुनी या फिर बैंगनी रंग हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें क्या पाया जा रहा है, प्रोटीन उपस्थित है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट परीक्षण। किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट परीक्षण किया जाता है, तो देखिए हमारे भोजन में 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना। कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं बच्चों, तो देखिए हमारे जो भोजन है 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। एक तो शक्कर या शर्करा जिसे हम खाते हैं, है ना। आप सभी जानते हैं बच्चों, शक्कर हम चाय अक्सर बनाते हैं शक्कर से ही बनाते हैं। जो भी मीठा बनाते हैं तो मीठा में हम यदि रसगुल्ला बनाते हैं या फिर और भी कोई चीज़ गुलाब जामुन या लड्डू वगैरह बनाते हैं तो हम शक्कर का यूज करते हैं, नॉर्मली शक्कर, है ना। इसे शक्कर या फिर शर्करा भी कहते हैं। तो देखिए शक्कर की तरह ग्लूकोज नाम का एक मीठा पदार्थ होता है, यह भी एक प्रकार की शक्कर है ना। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा और बहुतायत से पाया जाने वाला प्रकार मंड या माड़ है, जो चावल, गेहूँ, आलू आदि में पाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि किस प्रकार से मंड या फिर माड़, मंड को स्टार्च भी कहा जाता है बच्चों, जो कि जो पादप वनस्पतियाँ होती है या पादप पदार्थ होते हैं उनमें अक्सर जो मंड है यानी कि स्टार्च है वो पाया जाता है। तो ये जो ग्लूकोज नाम का एक मीठा पदार्थ होता है बच्चों, आप सभी को पता होगा कि जो ग्लूकोज है वो चावल में पाया जाता है ना। ये एक प्रकार का मीठा पदार्थ होता है ग्लूकोज, ठीक है, जो कि कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ये दूसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है शक्कर और एक होता है ग्लूकोज में भी होता है, जो कि चावल में पाया जाता है बच्चों। और इसीलिए हम जब चावल का सेवन करते हैं तो हमें मीठा लगता है। जब हम खाते हैं चावल को तो मीठा लगता है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज नाम का एक मीठा पदार्थ होता है, यह भी एक प्रकार की शक्कर है। कार्बोहाइड्रेट का दूसरा और बहुतायत में पाया जाने वाला प्रकार मंड या फिर माड़ है, जो चावल, गेहूँ, आलू आदि में पाया जाता है। इसका परीक्षण करना बहुत सरल है ना। कैसे किया जाता है इसका परीक्षण, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। जिस पदार्थ का परीक्षण करना हो उस पर आयोडीन के हल्के घोल की 2-4 बूंद डालिए। यदि रंग गहरा नीला या काला हो जाए तो उस पदार्थ में क्या है, मंड है। बच्चों आप लोग ये मंड यानी कि स्टार्च को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो माड़ निकलता है जिसमें जैसे चावल हम बनाते हैं उससे माड़ निकलता है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि उसमें मंड यानी कि स्टार्च पाया जाता है। इसी प्रकार से कुछ सब्जियां भी होती हैं, कुछ फल भी होते हैं, है ना। जैसे कि हम सेब काट देते हैं, सेब को काट के यदि रखते हैं कटिंग करके तो क्या होता है, सेब थोड़ी देर में काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं काले रंग में। तो समझिए कि उसमें क्या पाया जा रहा है, स्टार्च, जो स्टार्च के कारण ही वो रंग परिवर्तित कर देते हैं, काले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप कुछ सब्जियों को देखिएगा, जैसे कि बैगन की सब्जी होता है ना। बैगन जो होता है उसको भी हम काट के रखते हैं तो वो थोड़ी देर में काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। आलू को काट के रखते हैं तो वो भी आलू भी क्या होता है, काले रंग में परिवर्तित हो जाता है। ये किन कारणों से होता है, क्योंकि इनमें स्टार्च यानी कि मंड पाया जाता है। इसी प्रकार से गेहूँ में भी मंड पाया जाता है, चावल में भी मंड पाया जाता है। तो हम इसका परीक्षण किस प्रकार से करेंगे, आयोडीन के 3 से 4 बूंद डालते हैं तो उसका रंग किस में परिवर्तित हो जाएगा, या तो हरा रंग में या फिर नीला या फिर काला रंग में, है ना।
रंग गहरा नीला, सॉरी हरा नहीं, गहरा नीला या फिर काला रंग हो जाता है तो उस पदार्थ में क्या पाया जाता है? मंड पाया जाता है। तो सारणी 15.2 के अनुसार हम ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर आपको देने हैं, है ना। जब बाजार से कोई चीज़ जैसे सेब, भजिए या समोसे आदि कागज़ की पुड़िया में लाते हैं तो वह कागज़ पारदर्शक हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है। और देखिए, यदि किसी व्यक्ति को संतुलित भोजन ना मिले तो उसे क्या नुकसान हो सकता है? विटामिन ए, बी तथा सी किन चीज़ों में पाया जाता है? इनकी कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में बनाने हैं बच्चों और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों का होमवर्क है। बाय बाय, टेक केयर। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें हम देखेंगे 15.2 सारणी।